नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल लव बाय केपी में। आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 63 के बाद। पिछले वीडियो में हमने धारा 62 तक पढ़ा था। धारा 62 प्री और मीन्स दोनों के पर्पज से जुडिशरी में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज हम पढ़ेंगे धारा 63 और 63 के बाद की कुछ धाराएँ, जिनमें हम जानेंगे कि ये धाराएँ केवल प्री के पर्पज से ही महत्वपूर्ण है। यदि हम मीन्स की बात करें तो ये धाराएं सेपरेट मीन्स का क्वेश्चन नहीं बनाती हैं। ये प्री में इनका नाम, इनसे रिलेटेड केस लॉ, इनके इलस्ट्रेशन, इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम बना के आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को बिना कुछ भी देरी हुए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक हम बिना स्किप किए हुए देखेंगे, अपना बेयरट खोल के बैठेंगे और उसमें अंडरलाइन करते जाएंगे जो भी हमें इंपॉर्टेंट लगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे धारा 63। धारा 63 बताती है वचन ग्रहीता वचन के पालन से अभिमुक्ति या उसका परिहार दे या कर सकेगा। वचन ग्रहीता कौन होता है? प्रॉमिसी। प्रॉमिसी कौन होता है? जो प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, वो क्या कर सकता है? जो वचनदाता होता है उसे वचन के पालन से या तो अभिमुक्ति दे सकता है या उसका परिहार दे सकता है। परिहार मतलब कुछ छूट दे सकता है। ठीक है, और अभिमुक्ति मतलब डिस्पेंस कर सकता है। वो चाहे तो क्या कह दे कि आपको पालन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, या आप थोड़ा सा पालन कर दो, मतलब कुछ एग्जेम्पशन दे देता है। ठीक है, क्या कर देता है कि आप क्या करो, आपको 10,000 रुपये देने हैं, आप 10,000 रुपये ना दे के केवल मुझे 5,000 दे दो, मैं 5,000 में ही संतुष्ट हूँ। या वो ये भी कह सकता है कि आप मुझे बिल्कुल भी मत दो। ठीक है, तो वचन ग्रहीता के हाथ में होता है कि वो वचनदाता से कह दे कि वचन के पालन से आपको अभिमुक्ति प्राप्त है, या उसका परिहार मतलब कुछ रेमिशन दे दे, उसे कुछ माफ़ी दे दे, कुछ छूट दे दे। ठीक है, परिहार जो होता है ना वो पार्शली भी हो सकता है। परिहार पार्शली ही होता है, मतलब कैसे कि कुछ छूट दे देना। छूट का मतलब है यदि मुझे आपको 20,000 रुपये देने हैं तो मैं ये कह दूं कि आप मुझे 20 मत दीजिए, आप मुझे केवल 10 दे दीजिए, तो मैं क्या कर रही हूँ? कहीं ना कहीं मैं छूट दे रही हूँ। ठीक है, अभिमुक्ति होता है कि पूरा ही मैं माफ़ कर दूँ कि अब मुझे कुछ नहीं देना। ठीक है, वो चाहे तो टाइम में भी कुछ छूट दे सकता है। टाइम में छूट का क्या मतलब हो? मैं ये कहूँ कि मैं आपको 1 साल के अंदर 20,000 रुपये दे दूँगी। अब 1 साल पूरा हो गया, मेरे पास 20,000 रुपये नहीं है, तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि देखिए कोई बात नहीं है, आप मुझे 1 साल के अंदर दे रहे थे ना, ठीक है, आप मुझे 2 साल के अंदर दे देना। मतलब यहाँ मैंने टाइम बढ़ाया। टाइम बढ़ाने से मतलब है मैंने सामने वाले इंसान को थोड़ी छूट दी। ठीक है, या मैं कह दूं आपको मुझे रुपए देने की ही ज़रूरत नहीं है, यहाँ मैंने अभिमुक्ति दे दी, उसे मुक्त कर दिया कि जाओ अपने वचन का पालन मत करो। ठीक है, या मैं कह दूं आप 10,000 के बदले मुझे केवल 5,000 ही दे दो। तो कैसा होता है? छूट कैसे हो सकती है? पार्शली हो सकती है। कैसे हो सकती है? या तो आप पैसे हैं, उन पैसों को कम कर दो, किसी के लिए टाइम बढ़ा दो। अभिमुक्ति क्या होती है कि आप मनाही कर दो कि अब ज़रूरत ही नहीं है करने की। ठीक है, अब हम बियर एक्ट से पढ़ते हैं धारा 63 के बारे में। हर वचन ग्रहीता मतलब एवरी प्रोमिसी, जो प्रोमिसी होता है उसे ये राइट होता है अपने को दिए गए किसी वचन के पालन से अभिमुक्ति या उसका परिहार पूर्णत या भागत दे या कर सकेगा। क्या कर दे? वो बोल दे कि आपको छूट है। कैसी छूट है? कि आप क्या करो, मुझे जो 1 साल की चीज़ अंदर है ना वो 2 साल में दे दो। या वो कैसी छूट दे रहा है? छूट कैसी दे रहा है कि आपको मुझे 10,000 देने थे तो आप मुझे 2,000 दे दो, ऐसी छूट दे रहा है। छूट कैसी दे सकता है? पार्शली भी दे सकता है। अभिमुक्ति कैसी देता है? पार्शली भी दे सकता है। और भागत मतलब कैसी? पूरी भी दे सकता है और पार्शली भी दे सकता है। ठीक है, कह सकता है कि आप क्या करो, पूरा ही पालन मत करो, मैंने आपको पूरी ही छूट दे दी। ठीक है, या फिर वो ये भी बोल सकता है कि आप थोड़ा सा पालन मत करो। देखो आपके पास 10,000 है, माना आप 10 नहीं दे सकते बट आप 5,000 दे दो। तो ये उसने क्या कर दिया? पार्शली उसको कर दिया, पार्शली उसको अभिमुक्ति दे दी और पार्शली उसको क्या कर दिया? छूट दे दी, एग्जम्पशन दे दिया। या वो बोले चलो पूरे की ज़रूरत नहीं है, आप मुझे दो ही, तो ये क्या हो गया? होली हो गया। ठीक है, या ऐसे पालन के लिए समय बढ़ा सकेगा। समय बढ़ा ना भी वही हो जाता है, आप किसी को परिहार दे रहे हो, उसको छूट दे रहे हो। किसकी छूट दे रहे हो? समय की छूट दे रहे हो। जब आप समय की छूट देते हो ना तो समय बढ़ता है। जब आप पैसों की छूट देते हो तो पैसे घटते हैं। अगर आप पैसे बढ़ा दोगे तो फिर वो छूट नहीं होगी ना, फिर कैसे छूट होगी? छूट देना मतलब माफ़ी देना। अगर आप पैसों में माफ़ी दे रहे हो तो आप पैसे कम दोगे, और अगर आप समय में माफ़ी दे रहे हो तो आप समय बढ़ा दोगे। ठीक है, या उसके स्थान पर किसी तुष्टि को जिसे वह ठीक समझे प्रतिग्रहित कर लेना। उसके स्थान पर जैसे मैं आपको बोलूं कि आपको मुझे 1 जुलाई 2025 को 2,000 रुपये देने हैं। 1 जुलाई 2025 आज है, आप मुझे 2,000 रुपये देने में समर्थ नहीं हो,
मैं आपको बोल दूँ आप मुझे 2,000 रुपये ना दे के इसके बदले 2 किलो चावल दे दो, मैं उसमें ही संतुष्ट हूँ। मैंने यहाँ क्या कर दिया, उसके स्थान पर किसी तुष्टि को जिसे मैं सही समझ रही हूँ उसे मैंने एक्सेप्ट कर लिया। क्या कर लिया, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। मैंने कहा ठीक है कोई ज़रूरत नहीं है, आप मुझे इसके बदले ये दे दो, मतलब एक्सचेंज कर लिया। किसी स्थान के बदले किसी स्थान को मैंने ले लिया और मैं उससे क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। तो ये क्या हो जाए, प्रतिग्रहित उसे कर सकेगा। जब वचन ग्रहीता ऐसा करता है तो ये समझा जाता है कि वचनदाता ने अपना पालन कर दिया। फिर आप उस पर क्या नहीं कर सकते, कोई भी सूट नहीं ला सकते। जैसे कि उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं, एक वचनदाता है, बी वचन ग्रहीता है। ए बोलता है कि मैं आपको 10,000 रुपये दूंगा, ठीक है, बदले में आप मुझे क्या करेंगे, बदले में आप मुझे एक प्यारी सी साड़ी देंगे, मतलब एक अच्छी सी साड़ी देंगे। ये इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया, ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है क्योंकि इसमें क्या है, पहले प्रपोजल हुआ, एक्सेप्ट हुआ, कंसिडरेशन भी हुआ, प्रॉमिस भी हुआ, एग्रीमेंट भी वैलिड है, नाउ इट्स बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इन्होंने डेट फिक्स की, हम 1 अगस्त 2025 को मैं आपको 10,000 रुपये दूंगा, आप मुझे क्या दे देना, साड़ी दे देना। ठीक है, क्या हुआ, जो बी होता है वो तो आप साड़ी दे रहा है, पर ए बोलता है मेरे पास 10,000 रुपये नहीं है। यहाँ बी बोल देता है कोई बात नहीं, आप मुझे 10 के बदले 8,000 रुपये दे दो। उसने क्या किया, उसने कहीं ना कहीं उसको कुछ एग्जेम्पशन दे दिया कि चलो छूट है 2,000 की। ठीक है, ये इनका लिखित में हो गया कि मैं आपको 2,000 रुपये की छूट दे रहा हूँ। अब वो उसे 8,000 रुपये देता है, वो उसे साड़ी दे देता है। ठीक है, ए क्या देता है, 8,000 रुपये, बी दे देता है उसे साड़ी। अब जो बी है ना वो कभी इस पर क्या सूट नहीं ला सकता क्योंकि उसने एक्सेप्ट कर लिया था उसी चीज़ को। जब वचन ग्रहीता वचनदाता को कुछ छूट देता है या कुछ अभिमुक्ति देता है या कुछ भी उसे समय बढ़ा देता है या उसके स्थान पर किसी और चीज़ को ले लेता है, फिर वो उस ओरिजिनल चीज़ के लिए क्या नहीं ला सकता, सूट नहीं ला सकता। ठीक है, इस चैप्टर का नेम ही क्या है, वे संविदा जिनकी पालन करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब आपकी पहले संविदा क्या थी, ए ने बोला था मैं आपको 10,000 रुपये दूंगा, बी ने बोला था मैं आपको साड़ी दूंगा। ए के पास उस समय 10,000 रुपये नहीं थे तो बी ने बोला कोई बात नहीं, आप केवल मुझे 8,000 रुपये दे दो। तो ए ने 8,000 रुपये दे दिए और बदले में एक साड़ी ले ली। ठीक है, अब बी क्या होता है, अब ये एक नई संविदा का निर्माण हो गया। अगर हम देखें तो एक नई संविदा बन गई है। इस नई संविदा में क्या हो रहा है, बी केवल 8,000 रुपये लेके ही संतुष्ट हो गया। अब बी 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद उस पर क्या कोई सूट नहीं ला सकता, कोई न्यायालय में जाके बात दायर नहीं कर सकता कि देखिए बात तो हमारी 10,000 में हुई थी पर इन्होंने केवल 8,000 दिए। उसने 8,000 दिए पर आप उससे संतुष्ट भी हो गए, आप उससे सेटिस्फाई हो गए, आपने उसे अभिमुक्ति दी थी। आपने ऐसा नहीं कहा था कोई बात नहीं है, आप मुझे अभी 10,000 दे दीजिए, 8,000 दे दीजिए, 2 महीने बाद आप मुझे 2,000 दे देना। या तो आपने ऐसा कहा होता या तो आपने कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लिखा होता, स्पेसिफाई किया होता कि देखिए इस समय आपके पास 10,000 नहीं है, कोई बात नहीं, मैं आपको समय बढ़ा देता हूँ, आप मुझे 2 महीने बाद 2,000 रुपये दे देना, अभी आप 8,000 रुपये में लेके चले जाओ। तो आप 2,000 रुपये लेने के हकदार थे, बट आपने बोला कोई बात नहीं, मैं तो 8,000 में ही संतुष्ट हूँ। नाउ अब ये नया कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है या आपने उसे कुछ एग्जेम्पशन दे दिया, अब आप उसके लिए बात दायर नहीं कर सकते। ठीक है, समझ में आया। हम इलस्ट्रेशन पढ़ लेते हैं। इलस्ट्रेशन में लिखा है खा के लिए का एक रंग चित्र बनाने का वचन देता है। कौन वचन दे रहा है, ए प्रॉमिस कर रहा है इसकी मैं आपके लिए एक पिक्चर पेंट करूंगा बी के लिए। ठीक है, तत्पश्चात खा उससे वैसा करने का निषेध कर देता है। क्या कर देता है, वो मना कर देता है कि अब आप मत करो। उसने क्या कर दिया, वचन ग्रहीता ने वचनदाता को पालन से अभिमुक्ति दे दी। ठीक है, डिस्पेंस कर दिया कि नाउ इट इज़ नो नीड कि आप मेरे लिए ये बनाओ। वो मना कर देता है कि मुझे ज़रूरत नहीं है, मत बनाओ। अब ए अपने वचन का पालन करने के लिए आबद्ध नहीं है, ना ही बी भविष्य में उसके ऊपर कोई भी वाद दायर कर सकता है। किस प्रकार का वाद, कि नहीं आपने मेरे से कॉन्ट्रैक्ट किया तब आपको बनाना ही पड़ेगा। आपने खुद मना किया, आपने उसे खुद उसके पालन से अभिमुक्ति प्रदान करी। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल है, का 5,000 रुपये देने का देनदार है। कितने रुपये देने का देनदार है, 5,000 रुपये देने का देनदार है। का उस समय और स्थान पर जिस पर 5,000 रुपये दे थे, का को 2,000 रुपये देता है। और खा जो है, वो जो बी है वो बोलता है कि ओके आई एम सेटिस्फाई, तुमने मुझे 2,000 दे दिए, मैं इसमें सेटिस्फाई हो चुका हूँ, अब ए को 5,000 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है। ये माना जाएगा कि पूरा जो डेब्ट था, पूरा जो ऋण था, वो उसका उन्मोचन हो गया है। ए क्या हो गया है, नाउ डिस्चार्ज हो गया है, क्योंकि जो बी था उसने सेटिस्फाई कर लिया कि मैं सेटिस्फाई हूँ। तो ये क्या हो गया,
अब जो ए है वो क्या हो गया, ए डिस्चार्ज हो गया। ठीक है, ए क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया, क्योंकि बी ने सारा सेटिस्फाई कर लिया। ठीक है, अब आपसे प्री में कैसे पूछा जाएगा, प्री में आपसे पूछा जाएगा कि वचन ग्रहीता द्वारा वचनदाता को अभिमुक्ति या उसका परिहार किस धारा में दिया जाता है, धारा 63 में दिया जा सकता है। या आपसे इलस्ट्रेशन पूछे जाएंगे कि अगर ऐसा ऐसा होता है तो ए क्या मतलब डिस्चार्ज हो जाता है, क्या ऐसा हो सकता है या ऐसा कौन कर सकता है, क्या यदि ऐसा होता है तो फिर संविदा के पालन करने की आवश्यकता नहीं, ये सब आपसे प्री में पूछा जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं धारा 64। ठीक है, धारा 64 बताती है शून्य करणीय संविदा के विखंडन के परिणाम। किसके विखंडन के परिणाम, शून्य करणीय संविदा के विखंडन के परिणाम। ठीक है, मतलब कोई ऐसी संविदा जो शून्य करणीय थी, कोई ऐसी संविदा जो शून्य करणीय थी। शून्य करणीय संविदाएं क्या होती हैं, शून्य करणीय संविदाएं वे संविदाएं होती हैं जो वैध होती हैं जब तक उन्हें शून्य या कैंसिल ना करा दिया जाए। ये किसी एक पक्षकार के विकल्प पर होती हैं। कैसे, जिसकी सहमति प्रपीड़न, असम्यक असर या कपट के द्वारा ली गई हो, ऐसी संविदाएं शून्य करणीय संविदाएं होती हैं। ठीक है, ठीक है, शून्य संविदाएं कौन होती हैं ये हम आगे पढ़ेंगे। शून्य संविदाएं और शून्य करार जब उनका विखंडन होता है तो क्या होता है। तो बेसिकली इसमें सिर्फ इतना बताया गया है कि जब कोई संविदा शून्य करणीय संविदा होती है, ठीक है, मतलब जिसमें एक पक्षकार को ये राइट होता है, अधिकार होता है कि वो चाहे तो संविदा को वैध भी रख सके, चाहे तो उसे शून्य या कैंसिल कर दे, और वह पक्षकार उस संविदा को कैंसिल कर देता है। अगर वो बना रहने दे तो परफॉर्मेंस होगा, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो वैसा हो जाएगा। पर यदि जिस पक्षकार के पास ये राइट है कि नहीं, मैं इसे कैंसिल कर सकता हूँ, मैं इसका विखंडन कर सकता हूँ, मैं इसका रेसिशन कर सकता हूँ, और वो अपने राइट का यूज़ कर ले और उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दे, विखंडित कर दे या कैंसिल कर दे या निरस्त कर दे, फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि जिस भी पक्षकार ने, दोनों, चाहे वो वचनदाता हो चाहे वो वचन ग्रहीता हो, चाहे जिसने शून्य संविदा करी हो या जो दूसरा पक्षकार है वो, इन दोनों ने जो भी लाभ प्राप्त किया है इस संविदा के कारण, जब ये संविदा हुई थी, कुछ भी एडवांस ले लिया है या किसी ने कुछ लाभ प्राप्त कर लिया है, तो वो लाभ एक दूसरे को वापस करने होंगे और उन्हें ऐसे कंडीशन में लाना होगा जैसे ये संविदा हुई ही नहीं थी। ठीक है, यही आपका सेक्शन 64 बताता है। ठीक है, इसमें हम देखते हैं बेयर एक्ट से। जबकि कोई व्यक्ति जिसके विकल्प पर कोई संविदा शून्य करणीय है उसे, तो धारा 64 आपको बताती है जबकि कोई व्यक्ति जिसके विकल्प पर कोई संविदा शून्य करनी है, जिसके विकल्प पर शून्य करनी है, ठीक है, वह उसे क्या कर देता है, विखंडित कर देता है। वो कहता है कि देखिए मेरी जो सहमति है कपट या इसके द्वारा ली गई है, या फिर जिसके बिहाफ पर ये संविदा कैसे शून्य करनी है, वो चाहे तो वैध बना रहने दे, वो चाहे तो कहते देखिए नहीं मैं तो शून्य करवाना चाहता हूँ। यदि वो उसे शून्य कर देता है तब उसके दूसरे पक्षकार को उसमें अंतर्विष्ट किसी वचन का जिसका वह वचनदाता है पालन करने की आवश्यकता नहीं है। फिर आवश्यकता नहीं है, जिसके विकल्प पर क्या थी, ये संविदा शून्य करणीय थी, चाहे वो वचनदाता हो चाहे वो वचन ग्रहीता हो, तो दूसरे पक्षकार को अपने वचन का पालन करने की अब आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपने संविदा को विखंडित कर दिया है। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। ए और बी ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया, हम ऐसे लेके चलते हैं, चलिए। ए और बी ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया। बी ने बोला कि मैं आपको अपनी एक ज़मीन है ना, वो 1 करोड़ रुपए में बेचना चाहता हूँ। ए ने क्या बोला बी को कि मेरे पास एक ज़मीन है, मेरी एंसेस्टर प्रॉपर्टी है, उसे मैं आपको 1 करोड़ रुपए में बेचना चाहता हूँ। बी ने बोला ओके मैं लेना चाहता हूँ, ऐसे इसने अपनी सहमति दी। पर ये जो बी ने अपनी सहमति दी ना, ये इसलिए दी क्योंकि ए ने बी को गन पॉइंट पर रखा था कि यदि तुम मेरा प्रस्ताव स्वीकार नहीं करोगे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा या मैं तुम्हारी संपत्ति जला दूंगा, तुम्हारा घर जला दूंगा। ए ने क्या किया, प्रपीड़न का प्रयोग किया। ठीक है, धारा 15 में जो प्रपीड़न है उसका प्रयोग किया और ए से बी से इस प्रकार सहमति ली। अभी आप करार, ये जो संविदा है इसे देखिए। ए ने एक प्रस्ताव रखा, बी ने स्वीकृति दी। इसमें क्या है, लॉफुल ऑब्जेक्ट भी है क्योंकि अपनी संपत्ति बेचना चाहता है। हाँ, संपत्ति एक ही है। ठीक है, बी इसके बदले 1 करोड़ रुपए देगा, बिल्कुल वैध, प्रतिफल भी वैध है।
ये कुल मिला के करार कैसा दिख रहा है? ये करार दिखने में बिल्कुल एक वैलिड एग्रीमेंट लग रहा है, और जब कोई एग्रीमेंट सारे अपने जो एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं उन्हें फुलफिल कर लेता है, नाउ इट्स बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? विच इज इम्पोर्शिएबल बाय लॉ, जिसका हम विधि के द्वारा प्रवर्तन करा सकते हैं। अब इसका ठीक है, ये ऐसा हो गया। ए ने बोला कि आप मेरी ज़मीन ले लीजिए, मैं आपको 1 करोड़ रुपये में दे दूंगा। बी ने बोला ओके, बट इसने अपनी जो सहमति दी है ना, वो स्वतंत्र सहमति नहीं थी। इसने अपनी सहमति इसलिए देनी पड़ी क्योंकि ए क्या कर रहा था? उसे फोर्स कर रहा था। फोर्स का मतलब प्रपीड़न का प्रयोग कर रहा था, तो बी को देनी पड़ी। ठीक है, अब ये बी के ऑप्शन पर ये जो संविदा है ना, वो शून्य करनी है। कैसी? अवॉइडेबल है। बी चाहे तो बोल दे ठीक है, उस समय इन्होंने मुझ पर प्रपीड़न का प्रयोग किया, पर अगर देखा जाए तो संपत्ति बहुत सही मिल रही है 1 करोड़ रुपये में, तो वो चाहे तो संपत्ति को वैध भी बना रहने दे, और वो चाहे तो बोल दे नहीं, मेरी सहमति जो है वो स्वतंत्र नहीं थी। देखिए, माननीय न्यायालय में जाके बोले नहीं, मैं इस संविदा को विखंडित करना चाहता हूँ क्योंकि मेरी सहमति स्वतंत्र नहीं थी, और ये प्रूव भी हो चुका है कि ए ने प्रपीड़न का प्रयोग किया था। तो बी चाहे तो बी के बिहाफ पर क्या है? ये क्या है? शून्य है। वो चाहे तो उसे शून्य करनी है, वो चाहे तो उसे कहते हैं कि मैं इसे कैंसिल कराना चाहता हूँ। अब जब ये संविदा हुई ना, जब ये संविदा हुई तो इसमें क्या हो गया कि ए ने बी को अपनी संपत्ति दे दी कि देखो, तुम मुझे 1 करोड़ रुपये तो दे ही दोगे बाद में, तुम मेरी संपत्ति आज से ही ले लो। ठीक है, इन लोगों ने मान लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट किया था 1 अगस्त 2025 को, और ए उसी दिन जाके अपनी पूरी संपत्ति बी को हैंडओवर कर देता है कि ठीक है, इसने बोला मैं तुमको दे देता हूँ, तुम मुझे आज से सीधे 2 महीने बाद यानी सितंबर 1 अक्टूबर 2025 को 1 करोड़ रुपये दे देना, लेकिन तुम मेरी संपत्ति आज से ही रख लो, तुम तो इसका आज से ही आनंद उठाओ। ऐसा ए ने कर दिया। अब फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या कंडीशन है कि ये इसके बिहाफ पर क्या है, मतलब इसके ऑप्शन पे क्या है? शून्य करनी है, वॉइडेबल। ये चाहे तो इसे विखंडित या शून्य या निरस्त करवा सकता है। ठीक है, अब बी जाता है कोर्ट में और इस संविदा का निरस्त करा देता है। अब ए क्या पालन करने के लिए जरूरी है? क्या ए अब अपनी संविदा का पालन करेगा? मतलब क्या वो उसे बेचेगा? बिल्कुल जरूरी नहीं है, क्योंकि अब ये संविदा कैसी हो चुकी है? शून्य, इसका निरस्त किया जा चुका है, ये कैंसिल हो चुकी है न्यायालय के द्वारा। अब ए को अपना जो जमीन है वो बी को देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इवन जो बी को ए की संपत्ति से लाभ हुआ वो भी उसे देना पड़ेगा, और जो इसने इसकी संपत्ति लेके रखी थी कि चलो ठीक है मैं तुमको 1 अगस्त वो दे गया था अपनी संपत्ति, तो वो भी लौटानी होगी। मतलब सीधा सीधा आपका जो सेक्शन है 64 वो ये बताता है कि जब कोई संविदा शून्य करनीय संविदा होती है और यदि वो वैध ही रहने दी तो जैसा था वैसा ही चलेगा। आप वचनदाता हो, आप अपना पालन करोगे, वचन ग्रहीता अपना पालन करेगा, प्रतिफल दोगे, पालन होगा, सब कुछ हो जाएगा। मगर ये संविदा शून्य करनी थी और जिसके बिहाफ पर, जिसके ऑप्शन पर थी, वो जाके कोर्ट में उसे निरस्त करवा देता है, विखंडित करवा देता है। अब क्या होगा कि जिसने विखंडित कराई है ना तो वो पालन करेगा, और उसका दूसरा पक्षकार, 2 पक्षकार होते हैं ना एक कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है, दूसरे पक्षकार को भी अपना वचन पालन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। जो ये दूसरा पक्षकार है, तब दूसरे पक्षकार को अपने वचन, जिसका वह वचनदाता है, जिसका भी हो कि मैं अपनी जमीन दूंगा या मैं तुमको ये दूंगा या मैं तुमको वो दूंगा, उसका पालन करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होगी। साथ ही में तुमने जो लाभ प्राप्त किया था वो लाभ भी तुमको एक दूसरे को लौटाना होगा, जिसने भी जो लाभ प्राप्त किया था, क्योंकि अब कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो चुका है, संविदा कैंसिल हो चुकी है। अब हम दोनों पक्षकारों को एक लेवल पर लाएंगे, जिसने जो भी लाभ लिया होगा अपने अपने लाभ लौटा देगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं धारा 65। जिस प्रकार से धारा 64 में शून्य करणीय संविदाओं के बारे में बताया था, उसी प्रकार से धारा 65 में शून्य करार या शून्य संविदाओं के बारे में बताया गया है। जिस प्रकार कोई करार शून्य है, शून्य मतलब है वो स्टार्टिंग से ही क्या है, वॉइड है, वो संविदा का रूप ही नहीं ले पाया, या तो उसमें प्रतिफल ऐसा था, या आपने कोई असंभव शर्त रख दी थी, या आपने जानबूझ के, आपको पता था कि इसका पालन असंभव है, हो ही नहीं सकता, असंभव कार्य था, असंभव घटना थी और आपने कर लिया करार, तो वो करार शून्य होता है। और इसमें भी क्या होता है, क्योंकि ये करार शून्य होता है तो इसमें तो उस आपको करवाना ही पड़ेगा। शून्य करनी में तो ऑप्शन होता है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में तो ऑप्शन होता है, चाहो तो वैलिड रख लो, चाहो तो उसे कैंसिल करा लो। बट जो वॉइड एग्रीमेंट होते हैं या जो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, जो स्टार्टिंग में तो वैलिड थे पर ऐसी कोई परिस्थितियाँ आई या ऐसी स्थितियाँ बनी कि अब उनका पालन असंभव है। जैसे ए ने बी से कहा आप मेरी पुत्री सी से विवाह कर लेना, मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा,
बी ने बोला ओके, जिस समय संविदा की गई थी उस समय सी जीवित थी, लेकिन उसके 2 दिन ही बाद सी क्या, उसकी मृत्यु हो गई। अब ये संविदा का पालन संभव है? बिल्कुल नहीं। तो ये संविदा शून्य संविदा होगी। शून्य करार क्या होता है? ए ने बोला आप मेरी पुत्री, जो बी से बोला आप मेरी पुत्री सी से विवाह कर लेना। ए जो है वो बोलता है बी से कि मेरी पुत्री सी है, उससे आप विवाह कर लेना। बी बोलता है ओके, लेकिन जिस समय कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा था ना, ए को पता था कि मेरी पुत्री एक्चुअल में जीवित है ही नहीं है, या मेरे पास कोई पुत्री ही नहीं है, तो ये क्या होगा, ये संविदा ही नहीं बन पाएगा, ये करार ही शून्य हो जाएगा। ए बी को बोलता है जाओ चांद तारे तोड़ के लाओ, मैं तुमको 10 करोड़ रुपए दूंगा। नॉर्मल सी बात है, चांद तारे तोड़ के लाए जा सकते हैं। ये करार स्टार्टिंग से ही वॉइड है, ये कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं पाया। शून्य संविदा वो होती है जो बन तो चुकी थी कॉन्ट्रैक्ट, बट अब कोई ऐसी परिस्थितियों के चक्कर में अब वो उसका पालन नहीं कराया जा सकता। पर शून्य करार वो होता है जो स्टार्टिंग से ही वॉइड होता है। ठीक है, इसमें भी यही है कि जब कोई करार शून्य करार होता है या कोई जब संविदा शून्य होती है, ठीक है, जबकि किसी करार के शून्य होने का पता चले, मतलब हमें पता चला कि अरे आपने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट किया था, आप मुझे 1 करोड़ रुपए दोगे, मैं आपकी पुत्री से शादी करूं, पर आपकी पुत्री तो 10 साल पहले ही मर चुकी है। तो जब कोई करार स्टार्टिंग से ही शून्य और आपको पता चले, सेकंड, या कोई संविदा शून्य हो जाए, कोई कॉन्ट्रैक्ट शून्य हो गया है, तब क्या होगा, तब आप दोनों ने जो भी कुछ फ़ायदा प्राप्त किया था एक दूसरे से, वो आपको लौटाना होगा। और ये तो नॉर्मली है कि उस संविदा के पालन करने की तो आवश्यकता ही नहीं है। क्यों आवश्यकता होगी उस संविदा के पालन करने की? कोई भी आवश्यकता नहीं होगी। वो संविदा कैसी है, वॉइड है, वो तो स्टार्टिंग से ही वॉइड है, उसकी ज़रूरत भी नहीं होगी पालन करने की। और इवन जो आपने फ़ायदा प्राप्त किया होगा वो आप एक दूसरे को दोगे, या वो कोई ऐसा फ़ायदा है कि आप लौटा नहीं सकते, तो आपको फिर उसे कंपनसेशन देना पड़ेगा। जैसे उसने कुछ आपको मानो चीज़ दी थी, अब वो आपने यूज़ कर ली, अब आप उसको तो लौटा नहीं सकते, तो उसके बदले कुछ उससे रुपए दे दो, या जैसे भी कंपनसेट करते हो वैसे कर दो। या यदि आपने एक दूसरे को कुछ एडवांस दे दिया था तो वो एडवांस लौटा दो। जैसे ए बी से करार करता है कि मैं आपको 10 करोड़ रुपए दूंगा, आप मेरे लिए चांद तारे तोड़ के लाओ। क्या बी चांद तारे तोड़ के ला पाएगा? नहीं। ए क्या करता है, एडवांस में उसे 2 करोड़ रुपए दे देता है, बी उस 2 करोड़ को ले लेता है। अब जब ये करार शून्य होगा ना, तब आपको 2 करोड़ रुपए लौटाने पड़ेंगे, और कुछ कंपनसेशन भी ऐसा जो होता है, या फिर वो कुछ उसे चीज़ दे देता है। क्या चीज़? कुछ खाने की चीज़ देते, फॉर एग्जाम्पल। अब वो तो उसने खा ली, या उसे कुछ कपड़े दे दे कि लो इसे पहन लो, अब वो तो उसने पहन ली, वो तो खराब हो गए, गंदे हो गए, तो उसके बदले या तो रुपए दे दो, या जैसे कोर्ट को सही लगे वैसे कंपनसेट करा ले। तो 65 सिर्फ इतनी बात करती है। प्री के लेवल पे क्या पूछा जाएगा? प्री के लेवल पे हमेशा 64 और 65 में एक ही चीज़ पूछी जाती है कि जब कोई संविदा शून्य करनी है तब वो किस में बताया गया है? 64 में। और जब कोई संविदा शून्य है या शून्य करार है तब बताया गया है धारा 65 में। शून्य करार और शून्य संविदा के अधीन जब कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, तो जब कोई एक दूसरे से फ़ायदा प्राप्त कर लेते हैं तो वो लौटाने की बात की गई है धारा 65 में। ठीक है, और जब कोई संविदा शून्य करनी है और उसके अधीन कोई फ़ायदा प्राप्त करते हैं और जब वो संविदा विखंडित की जाती है उसकी बात की गई है धारा 64 में। और इलस्ट्रेशन पढ़ लेना, इलस्ट्रेशन में भी आपको किसी में करार शून्य है, किसी में बाद में संविदा शून्य हो चुकी है, ये इलस्ट्रेशन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें मेंस के लेवल पे कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपको कुछ भी समझ में नहीं है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड MCQ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए MCQ। मैं MCQ आपको प्रोवाइड करूँगी, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगी जिसमें आपको प्री जुडिशरी में प्री के पर्पज़ से सारे MCQ बताए जाएंगे जो भी इंपॉर्टेंट हो गए, और एक्स्ट्रा भी बताए जाएंगे आपको कैसे पूछ सकते हैं आने वाले पेपरों में। ओके, टिल देन बाय बाय।